सो ये मॉडल पेपर जो है ना, ये नया मॉडल पेपर है, मैं आपको क्लिप मार के भेजूंगा। ये देखो प्रतिभा मॉडल पेपर है तुम्हारा, इसको तुम स्क्रीनशॉट मारो, स्क्रीनशॉट मार के एक बार देखो। ये फर्स्ट का जो क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन में 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 प्रश्न स्टार्टिंग के जो कश्मीर धरती के बारे में, विदेशी विवेकानंद के बारे में, हंसू या रोम और सेवा संधि विच्छेद। ये लगभग आप लोगों को पहले के 2 प्रोज से गद्य दर्पण से पूछे जाएंगे, बाकी के 2 यानी 3rd क्वेश्चन 4th क्वेश्चन कहानी से पूछे जाएंगे, और 5th एंड 6th क्वेश्चन जनरल रहेगा, एक ग्रामर पर रहेगा और एक कोई जनरल क्वेश्चन रहेगा, आवेदन पत्र यानी तो जनरल ऐसे छोटा मोटा कुछ भी रह सकता है। ये 6 क्वेश्चंस में आपको 4 क्वेश्चंस का उत्तर देना है। एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स रहेंगे, 5 into 4 5 4 = 20 मार्क्स। सो ये पहला खंड का है हमारे मॉडल पेपर में। अभी जो मैं दिया था वो क्लिप मारे होंगे, उसमें देखो। तो फर्स्ट को जो खंड का में 6 क्वेश्चन, हाँ 6 क्वेश्चंस हैं। 6 क्वेश्चंस में फर्स्ट के 2 जो है गद्य दर्पण से आएंगे, और बाकी के 2 कथा सिंधु से आएंगे। फिर 5th का क्वेश्चन ग्रामर का रहेगा, 6th का भी ऐसे ही जनरल रहेगा। फिर उसके बाद खंड खा स्टार्ट हो रहा है। खंड खा में तुमको फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो संदर्भ सहित व्याख्या है, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। उसको तेलुगु में कहते हैं संदर्भ सहित वाक्यालु, अंग्रेजी में रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट कहते हैं। तो ये पूरे के पूरे गद्य से ही आएंगे। ये जो तुमको गद्य दर्पण है ना, गद्य दर्पण में जो लेसन्स है ना, वो लेसन से ही आएंगे, कथा से नहीं आएंगे, ये कथा सिंधु से नहीं आएंगे, ओनली गद्य दर्पण से ही आएंगे। आरंभ के अगर 3 लेसन्स अगर तुम अच्छा परफेक्ट है तो इसका आंसर आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपको गद्य दर्पण में 5 लेसन्स ही है, ज़्यादा नहीं है। कितने हैं? 5 है ना, 5 है 6, 5 लेसन्स है केवल। तो 3 लेसन्स के बारे में अच्छी जानकारी तुमको है, तो इसके लिए एक काम करना, ये जो फर्स्ट के 3 लेसन्स के लेखक है ना, लेखक, वो लेखक के बारे में पढ़ रखना तुम, क्योंकि ये संदर्भ सहित व्याख्या लिखते समय स्टार्टिंग में पैराग्राफ में परिचय लिखना ज़रूरी होता है लेखक का, 4-5 पंक्तियाँ जरूर लिखना पड़ता है प्रस्तावना में। प्रस्तावना में लिखेंगे तुम प्रस्तुत पंक्तियाँ सो एंड सो लेसन से ली गई है, इसके लेखक सो एंड सो है, और लेखक के बारे में आप 4-5 पंक्तियाँ जरूर लिखेंगे। तो इसके लिए आपको फर्स्ट से लेकर 3 तक कम से कम 3 लेखक, जो फर्स्ट के धरती के स्वर्ग विष्णु प्रभाकर है, फिर उसके बाद कौन सा लेसन है, ताई के विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक है, हाँ, फिर राजनीति का बंटवारा हरिशंकर परसाई है। तो ये 3 जो लेखक हैं, ये 3 लेखकों के बारे में तुमको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। इनके बारे में संक्षिप्त में पढ़ रख लो, एक पैराग्राफ कम से कम पढ़ लेना चाहिए इनके बारे में। तो ये संदर्भ सहित व्याख्या तुम आराम से लिख सकते हैं। तो ये 4 भी गद्य दर्पण से ही आते हैं, कथा से नहीं आएंगे आपको। ये फर्स्ट क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली फ्रॉम गद्य दर्पण, ठीक है। 7th क्वेश्चन, सो 8th क्वेश्चन में देखिए ताई है, फिर उसके बाद स्वामी विवेकानंद। तो इसको सारांश है, ये भी एक्सक्लूसिवली फ्रॉम गद्य दर्पण ही। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी सारांश लिखना है, ये 12 मार्क्स का, ये भी गद्य दर्पण का ही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, वो है आपको कथा सिंधु का, ना डिटेल है। ये आपको 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 पूछे जाएंगे, 1 का उत्तर आपको लिखना है। तो कहानी आप लोग अच्छा सुनेंगे तो अपनी ओर से लिखना, इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप जो मैं लेसन्स पढ़ाया हूँ वो लेसन्स को आप अपनी तरफ से लिखिए, बस थोड़ा पेपर भरने का ध्यान रखना, पेपर ब्लैक करना, नहीं तो मार्क्स नहीं आते। तो ये, हाँ,
ये फर्स्ट का गद्य दर्पण, फिर 8 का और 9th का जो है कहानी कुंज से, कथा सिंधु से आप क्वेश्चन 9वां लिखेंगे। फिर 10 से आपको 2 चरित्र चित्रण ये नॉन डिटेल का ही है। ये पात्र जिसको व्यक्तित्व रायाली वाला गुरिंची रायाली वाले उसको चरित्र को तेलुगु में क्या कहते हैं, नड़बड़िका। तो इसमें 4 नाम दिए जाते हैं और ये 4 के 4 कथा सिंधु की कहानियों के रहेंगे। ये 4 के 4 कथा सिंधु के कहानियों से रहेंगे। कहानियाँ 5 है आपको प्रिस्क्राइब किए हुए। ये 5 कहानियों में से आपको पात्र पूछे जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप पहली कहानी ले लेंगे, एक एडमिट हो रहा है स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल पहली कहानी ले लेंगे। कौन सी कहानी है पहली तुम्हारी? पहली कहानी का शीर्षक क्या है? गदल कहानी है पहली। हेलो। हाँ, गदल कहानी है पहली। और उसके बाद हाँसू या रोऊ है, वापसी है, सेवा है, सिलिया है। तो गदल कहानी में जो कैरेक्टर है वो गदल ही है। गदल नाम है एक स्त्री का। तो ये गदल कहानी में जो मेन कैरेक्टर है वो गदल ही है। तो प्रश्न बनता है गदल का चरित्र चित्रण कीजिए। तो फिर हाँसू या रोऊ जो कहानी है, इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो लेखक का, उसके ऊपर भी चरित्र चित्रण बन सकता है। हाँसू या रोऊ में लेखक का चरित्र चित्रण कीजिए वो नाम देकर। फिर उसके बाद वापसी कहानी में जो मेन कैरेक्टर है वो गजाधर बाबू है। बसंती भी है लेकिन गजाधर बाबू इसका मेन कैरेक्टर है। गजाधर बाबू का चरित्र चित्रण कीजिए, इसको याद रखना जरूरी है आपको। सेवा कहानी है, सेवा कहानी में नरोत्तम साय है, फिर उनका बेटा है। ये दोनों पर भी प्रश्न बन सकते हैं। नरोत्तम साय का चरित्र चित्रण कीजिए। तो उसी तरह सिलिया कहानी है, सिलिया कहानी में सिलिया का चरित्र चित्रण कीजिए। एक दलित लड़की जो पढ़ लिख कर अपने आत्मविश्वास के साथ किस प्रकार से वो एक अपने क्या कहते हैं समाज में एक दलित चेतना को जगाने वाली एक समाज सेवी और कविता का एक लेखक के रूप में उसने नाम कमाया और पुरस्कार भी पाए। ये सिलिया को लेकर भी प्रश्न बन सकता है। गजाधर बाबू का चरित्र चित्रण कीजिए, सिलिया का चरित्र चित्रण कीजिए, नरोत्तम साय का चरित्र चित्रण कीजिए, गदल का चरित्र चित्रण कीजिए। इस तरह से ये 4 आप पढ़ लीजिए और ये जो है आपको परीक्षा में 5 मार्क्स मिलेंगे। इसलिए नहीं 2 लिखना है आपको, 6 दूगुनी 12, 6 × 2 12 मार्क्स मिलेंगे। तो इसको आपको ध्यान देकर पढ़ना होगा, ठीक है। इसमें देखिए मई पात्र है, गजाधर बाबू है, नरोत्तम साय है, गदल है। फिर उसके बाद देखिए 3 शब्दों का संधि विच्छेद करना है। नेटवर्क प्रॉब्लम शायद हो रहा है, स्टूडेंट्स आ रहे और जा रहे हैं। हाँ, इलियास आके है, राइट 3। तो इलियास क्या प्रॉब्लम है? नेट का प्रॉब्लम है। हेलो इलियास, हाँ सुनाई दे रही मेरी आवाज़? हाँ सर सुनाई दे रही। हाँ राइट। सो हम क्वेश्चन पेपर को एक्सप्लेन कर रहे हैं आज कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसे बनता है। तो फर्स्ट हमने काक खंड में बताया कि 6 क्वेश्चंस होते हैं। वो 6 क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस आरंभ के गद्य दर्पण से आएंगे और बाकी के 2 क्वेश्चन कथा सिंधु से आएंगे। फिर बाकी के 2 क्वेश्चंस एक ग्रामर से और एक जनरल क्वेश्चन रहेगा। जो जनरल क्वेश्चन रहेगा वो आवेदन पत्र भी हो ये लेटर राइटिंग भी हो सकता है या नहीं तो छोटा जनरल ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद खंड खा आरंभ हो रहा है, दूसरा खंड। दूसरे खंड में पहला क्वेश्चन उसका नंबर 7 रहेगा, क्योंकि पहले खंड में का में 6 क्वेश्चन समाप्त होने के बाद वो 7वां क्वेश्चन आरंभ हो रहा है खंड खा का। वो 7वां जो क्वेश्चन है संदर्भ सहित व्याख्या है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है। ये रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट 4 पूछे जाएंगे, का, खा, गा, घा। ये 4 भी आपको गद्य दर्पण से ही पूछे जाएंगे। आपको नॉन डिटेल से कोई संदर्भ सहित व्याख्या नहीं आती है। नॉन डिटेल अपने आप में उसका नाम ही है नॉन डिटेल पढ़ने का, उसके बारे में आपको संदर्भ सहित व्याख्या नहीं पूछी जाएगी।
तो आपको संदर्भ सहित व्याख्या पूछी जाएगी गद्य दर्पण से ही। गद्य दर्पण के 5 लेसन्स में आरंभ के 3 लेसन्स के बारे में आपको अच्छी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मिनिमम, मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ। अगर 5 की जानकारी अच्छी तरह से आपको है और आप अच्छा पढ़ चुके हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपको 3 लेसन्स की जानकारी होना ज़रूरी है। और उसके जो लेखक है उन लेखकों के बारे में भी आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और लेखक के बारे में आपको पहले पैराग्राफ में लिखना पड़ता है संदर्भ सहित व्याख्या में, इसलिए कम से कम लेखक के हर एक लेखक के बारे में 3 लेखक गद्य दर्पण के, उन लेखकों के बारे में 5-6 पंक्तियां आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, उनके व्यक्तित्व से और कृतित्व से संबंधित। तो प्रस्तावना में आप उसे लिखें। हम 8वां क्वेश्चन बताए वो आपको गद्य दर्पण से ही होगा। 8वां क्वेश्चन 12 मार्क्स का सारांश लिखना होगा आपको। जैसे ताई पाठ का सारांश लिखिए, या ताई पाठ की विशेषताएं बताइए, या स्वामी विवेकानंद पाठ का सारांश लिखिए। फिर नहीं तो धरती का स्वर्ग जो लेखक ने कहा क्या वो सही है बताइए आप, धरती का स्वर्ग का सारांश लिखिए। इस प्रकार से जो है आपको गद्य दर्पण से प्रश्न पूछे जाएंगे। 8वां प्रश्न रहेगा। 9वां प्रश्न ये आपको कथा सिंधु से होगा। 10वां प्रश्न भी कथा सिंधु से ही होगा। 9th and 10th क्वेश्चंस बिलोंग्स टू नॉन डिटेल कथा सिंधु। फर्स्ट का 9th का क्वेश्चन लॉन्ग रहेगा, 12 मार्क्स का, एक ही लिखना होगा। और सेकंड का उसके बाद का 10वां जो क्वेश्चन रहेगा वो कथा सिंधु से 2 चरित्र चित्रण पूछे जाएंगे। 2 एक के लिए 6 मार्क्स, 12 मार्क्स रहेंगे। कुल मिलाकर नॉन डिटेल से आपको 24 मार्क्स रहेंगे। इसीलिए नॉन डिटेल को लाइट मत लेना, नॉन डिटेल से आपको 24 मार्क्स रहेंगे। फिर वहाँ से अब ग्रामर शुरू हो रहा है 11वें प्रश्न से। बहुत सिंपल है ग्रामर, कोई आपके लिए ऐसा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। अब देखिए आप ग्रामर पे प्रश्न है, किन्हीं 3 शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद करना, संधि विच्छेद करना जैसे फॉर एग्जाम्पल देवार्षि, देव प्लस ऋषि, हाँ हो गया संधि विच्छेद। इसका आपको लिखना नहीं है कि ये कौन सी संधि है, कौन सी संधि है, ये आपको लिखना नहीं है, केवल आपको इसको तोड़ के बताना है। सदैव, सत प्लस देव है क्या इसका, देखेंगे उसको बाद। अन्वेषण, सद्भावना, सत प्लस भावना, विद्यार्थी, हाँ सत प्लस भावना, सद्भावना। और विद्यार्थी, विद्या प्लस आरती, वेरी गुड। स्वागत, सु प्लस आगत, हाँ ठीक है देखेंगे इसको, इसमें थोड़ा डाउट है हमको। तो 6 में से 3 आपको लिखना है। तो ऐसे आप तो बिना पढ़े के ही आप 3 का उत्तर सही दे दिए है ना। हम अभी प्रिपेयर नहीं हुए, हम इसको नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी आप इसका उत्तर दे दिए। तो ये जो है 11वां प्रश्न यहाँ से बनता है का खा गा आगे। और तो 11वां प्रश्न का जो है ये संधि विच्छेद करना है, 3 करना है आपको। कितने 6 पूछे जाएंगे, 50% चांस है आपको, 50% आपको चांस है। आप 6 में से 3 ही उत्तर लिखना है, केवल संधि विच्छेद करना है, उसका नाम लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। फिर उसके बाद किन्हीं 3 के विलोम शब्द लिखिए। 3 शब्दों का अपोजिट वर्ड लिखना है, एंटोनियम जिसको तेलुगु इंग्लिश में कहा जाता है, व्यतिरेक पदालु तेलुगु में। और उसमें देखिए उत्तम, उत्तम, अधम, खरीदना, वेरी गुड, बेचना, गर्मी, गर्मी, ठंडी, वेरी गुड, गुरु, गुरु, लघु, गुरु का अपोजिट लघु है। गुरु शब्द का अर्थ है बड़ा,
लघु का अर्थ है छोटा, तो याद रखिए गुरु का अपोजिट लघु है। और उत्तीर्ण, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, हिंदी के कुछ शब्द अनु लगाने से और कुछ ऐसे उपसर्ग लगाने से अपोजिट बन जाते हैं, मीन्स विलोम बन जाते हैं, विलोम शब्द बन जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे अब यहाँ पर उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण को अनु आप लगा दिए तो अनुत्तीर्ण हो गया। तो उसी प्रकार से और भी बहुत सारे शब्द हैं जो उपसर्ग है, जो शब्द से पहले लगकर वो शब्द को जो है अपोजिट बना देते हैं, विलोम बना देते हैं। अब देखिए उसके बाद का, खा के बाद गा है। नगर पालिका के नाम पर शिकायती पत्र लिखिए अथवा नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। ये लेटर राइटिंग है, इसके लिए आपको 6 मार्क्स है। ये ऑफिशियल लेटर एक होता है, फिर उसके बाद पर्सनल लेटर व्यक्तिगत एक होता है और सरकारी एक होता है। तो इस लेटर राइटिंग में आप अगर एक को पक्का पढ़ लेंगे, जैसे व्यक्तिगत पत्र अगर आप पक्का पढ़ लेंगे तो इसको आप उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ नगर पालिका के नाम पर दो भी आपको ऑफिशियल लेटर ही दिए गए, नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। बोलो जादव प्रतिभा। हाँ सर। हाँ, लेटर राइटिंग के बारे में आपको 6 मार्क्स का जो है लेटर आता है और उसका उत्तर आपको लिखना है। तो वैसे लेटर राइटिंग की बात हुई तो ऑफिशियल लेटर और पर्सनल लेटर होता है, कार्यालयी पत्र और व्यक्तिगत पत्र दोनों प्रकार के होते हैं। तो दोनों में एक जो है अगर आप परफेक्ट हो जाएंगे तो परीक्षा में उत्तर लिख सकते हैं, क्योंकि कम से कम व्यक्तिगत पत्र 1 और कार्यालयी पत्र 1 पूछे जाते हैं। आपको 50% चॉइस रखा जाता है। तो आप अगर व्यक्तिगत पत्र पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो व्यक्तिगत पढ़ लीजिए, अच्छा देख लीजिए। तो उसमें व्यक्तिगत में हमारे जो सगे संबंधी मित्र होते हैं वो आते हैं। व्यक्तिगत पत्र उसको कहते हैं जिसमें जिसको हमारा एड्रेस मालूम होता है, वन हु नोस आवर एड्रेस। So there is no need to write down any firm address in that letter. That is called personal letter. जैसे माता पिता को, भाई बहन को, सगे संबंधियों को, मित्र को भी अगर पत्र लिखते हैं तो तुम अपना फ्रॉम एड्रेस नहीं बताते। क्या ज़रूरत है फ्रॉम एड्रेस बताने की? वो जानता है ना हम कहाँ पर है। सो जिनको हमारा फ्रॉम एड्रेस मालूम है वो पर्सनल लेटर्स है। और ये जो ऑफिशियल लेटर्स है वो ऑफिशियल लेटर्स में हमारा पर्सनल एड्रेस उन्हें मालूम नहीं होता है। सो हमें अपना एड्रेस और हमारा परिचय अपना खुद कराना पड़ता है ऑफिशियली। तो वो ऑफिशियल लेटर है, कार्यालयी पत्र है, सरकारी कार्यालय या किसी भी प्रकार के कार्यालय को जिन्हें हमारा पत्र पता नहीं मालूम है, और हम क्या चाहते हैं वो भी नहीं मालूम है और कौन है ये भी नहीं मालूम है, तो हमारा परिचय देते हुए या नहीं तो जिनसे हमारा परिचय है उन्हें जो है हमारी जो समस्या है या नहीं तो जो भी प्रश्न है हमारे उसका समाधान ढूंढने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वो सरकारी कार्यालयी पत्र है, सरकारी पत्र है। तो ये 11वें नंबर प्रश्न में का खा गा है। ये इस तरह से ये आपका क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पेपर है। समझ में आया प्रतिभा? हाँ सर, समझ में आया। अच्छा ठीक।